ओके बच्चों, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स किससे रिलेटेड है? डेटा से। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको एक माइंड मैप सा नज़र आ रहा है, उसको हम सबसे पहले, उसको समझने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, आपको कोई काम असाइन, सबसे पहले मैं आपको 3 कंडीशंस को इमेजिन करने के लिए कहूँगी। 3 डेटास को कलेक्ट करना है, उसकी सिचुएशंस को आपने इमेजिन करना है। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप का डेटा है ना, वो मैंने आपसे कहा कि बच्चों आप जाओ, पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप उन सब ने कितने कितने रन्स बनाए, आप मेरे पास उनका डेटा लेकर आओगे। ठीक है, ऐसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे रन्स, और जितने 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 रन्स बनाए वो लिख के आप डेटा कलेक्ट कर लोगे। एक तो इस टाइप का डेटा हुआ। दूसरा, थोड़े से बड़े डेटा पे आते हैं, जैसे से आपकी सोसाइटी में कुछ 100 फ्लैट्स हैं जहाँ पर भी आप रहते हो। तो आपसे कहा गया कि आप जाओ, हर घर में जाओ, और जितने जितने फैमिली मेम्बर्स हैं ना, आप उनका डेटा लेके आओ। तो आपने एक सीरियल नंबर बनाया, 1 2 3 4 करके, हर एक के घर में गए, उनसे फैमिली मेम्बर्स पूछे, और उनको यहाँ पर आप लिख कर घर पर वापस आ गए। थर्ड कंडीशन आपको देती हूँ। आपके पास स्कूल में, आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ, ठीक है, जो 100 मार्क्स का था। यहाँ पर 100 फ्लैट्स हैं, यहाँ पर 100 मार्क्स हैं। तो एक बच्चे को ड्यूटी दी गई कि लिस्ट बनाओ, और जितने भी क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सब 50 स्टूडेंट्स के आप मार्क्स लिख कर लाओ। ओके, तो आपने रोल नंबर 1 2 3 4 करते करते 50 के पास लिख के सबके मार्क्स को आपने लिख दिया यहाँ पर। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि ये जो 100 फ्लैट्स है ना, इसका जो आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसकी रेंज क्या है? रेंज का क्या मतलब है? सबसे कम फैमिली मेंबर कितने हैं और सबसे ज़्यादा कितने हैं। तो मे बी किसी फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर हो, और मे बी किसी में 7 हो। तो इसकी रेंज है 6, 7 - 1 6। आप इसका डेटो नोट, बच्चे इसमें 50 हैं और इसके अंदर 100 फ्लैट्स हैं, लेकिन ये 100 मार्क्स का है। किसी के मार्क्स 0 भी होंगे, किसी के मार्क्स से 10.5 भी होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसके मार्क्स की रेंज क्या है? 100। अब आपने डेटा तो बना लिया बेटा। जब आप सोर्स पर गए, और सोर्स पे जाने के बाद जो आपने शुरू में डेटा लिख कर लेकर आए, दैट इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब आप उसको लेकर आ गए वापस। अब आपको क्या करना है? उसको ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप वो डेटा आगे ट्रांसफ़र कर सको। तो ये जो फर्स्ट केस आपको दिख रहा है ना बेटा, रन्स वाला, ये तो आप एज इट इज़ भी दे दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कोई 100 फ्लैट्स तक जाकर हर एक के मेंबर्स को कैसे स्टडी करेगा कि किस में कितने बंदे हैं, किस में मैक्सिमम, मतलब जैसे जो मैक्सिमम फैमिलीज़ हैं उसमें 4 पर्सन्स हैं या 5 पर्सन्स हैं। तो ये डेटा डेफिनेटली आप ऐसे तो नहीं दोगे, ना ही आपका मार्क्स का डेटा ऐसे देना बैठता है। तो हम क्या करते हैं, घर आने के बाद उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या तरीके हैं? देखो, दिस इज, टेक इट एज केस 1, टेक इट एज केस 2, एंड टेक इट एज केस 3। ठीक है, अच्छा। अब हमने ऑर्गेनाइज शुरू करा। केस 1 में तो हमको कुछ नहीं करना था, हमने आगे एज इट इज़ दे दिया। अब हम आए केस 2 के ऊपर। अब हम सोच रहे हैं कि हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो हमें एक तरीका समझ में आया कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली, है ना। और ऐसे करते हैं, जैसे मान लो 2 मेंबर्स हैं, तो काउंट कर लेते हैं उसकी कितनी फैमिलीज़ हैं। यहाँ पर हम उसका लिख देंगे नंबर। यहाँ पर हमने उसका लिख दिया। 3 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज़ हैं उसको लिख दिया। 4 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज़ हैं उसको लिख दिया। 5 वाली कितनी है और 6 वाली कितनी है। जैसे कि हम टैली मार्क्स बना के उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया एक ऑर्गेनाइज डाटा केस 2 के लिए। सो ये जो मेंबर्स या जो भी डेटा होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सआई से। ठीक है, और जो भी उसका नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। अब आप देख रहे हो कि जो केस 2 में डेटा था, उसको मैंने एक एक्सआई की टेबल बनाई, यानी कितने मेंबर्स हैं,
और एक FI की टेबल बनाई कि उतने मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज़ हैं, और फिर देखा, काउंट किया कि ठीक है, मैं 100 फैमिलीज़ का डेटा लेने गई थी, तो क्या मेरा इनका सम 100 आ रहा है? इसका मतलब मुझसे कोई भी डेटा मिस नहीं हुआ, और ये मैंने आगे सेंड कर दिया। अब मेरे पास आया केस 3। ठीक है, अब केस 3 में क्या हुआ कि जिस तरह से मैंने यहाँ मेंबर्स लिख दिए 2 3 4 5 6, मैं यहाँ तो ऐसे नहीं लिख सकती डेटा में 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क्स, ये तो मैं 100 तक भी चली जाऊँगी, बीच में कईयों के 10.5 भी होंगे, और कहीं ऐसे भी होंगे जिनका जैसे 15 मार्क्स किसी के भी नहीं है। तो मुझे लगा ये मेथड गलत है, मार्क्स वाले तरीके को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। तो केस 3 के लिए मैंने एक नया तरीका सोचा कि 0 से 10 तक के बीच में जिनके मार्क्स है ना, उनका नंबर मैं लिख दूंगी यहाँ, 10 से 20 तक जितने के हैं उनका लिख दूंगी यहाँ, 20 से 30 तक यहाँ, 30 से 40 तक यहाँ, 40 से 50 तक यहाँ, 50 से 60 तक यहाँ, 60 से एंड सो ऑन करते करते 90 से 100 तक यहाँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्या किया है, जो डेटा है, जो भी डेटा है जिसको हम XI कहते हैं, उसको मैंने क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, और फिर नंबर को देखा कि अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे तो इन सब का सम 50 आ रहा है, यस, इसका मतलब मुझसे कोई भी बच्चा मिस नहीं हुआ। All data is collected and organized too. So this is secondary data, है ना। अब यहाँ से एक बात आप और क्लियर हो रहे हो कि नंबर हमेशा फ्रीक्वेंसी में आएगा और डेटा आपके पास हमेशा XI में ही आएगा। ये जो 3 डिफरेंट केसेस हैं ना आपके पास, ये अलग अलग नाम से कहे जाते हैं। जो केस 1 है ना, उसमें हमने कुछ भी घर आने के बाद नहीं किया, वो प्राइमरी फॉर्म में ही है, उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। जो केस 2 है, जिसमें हमने एक टेबल XI की और एक FI की बनाई थी, उसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। और जो केस 3 है ना बेटा, ये भी ग्रुप डेटा है, जिसमें हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बनाई है, ये भी हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। लेकिन इस और इसको हम नाम अलग ढंग से करते हैं। ये जो डेटा है, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट डेटा एंड दिस इज नोन एज कंटिन्यूस डेटा, या आप कह सकते हो क्लास इंटरवल का डेटा। ठीक है, तो चलो अब माइंड मैप में अब देखो, इसको वापस आके देखो, अब आपको समझ में आएगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है। देखो, ये तो हो गया डेटा, ओके, डेटा फाइन। अब ये डेटा वो है जो आपने सोर्स पे कलेक्ट किया और घर उसको लेकर आ गए। अब आपने क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। उसको ऑर्गेनाइज डेटा को आप कहोगे सेकेंडरी डेटा, फाइन। उसमें आपने फर्स्ट केस जो लिया वो अनग्रुप डेटा का है, जिसमें बस आप सीरियल नंबर डालते जा रहे हो और डेटा लिखते जा रहे हो। तो जितने सीरियल नंबर तक पहुंचोगे, अगर आप इनडायरेक्टली कहो तो यहाँ हर एक की फ्रीक्वेंसी 1 है, पहला बच्चा खुद एक ही है, दूसरा बच्चा खुद दूसरा ही है। फिर आप आए डिस्क्रीट डेटा के ऊपर, यानी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, वहाँ पर आपने XI और FI लिखा, और कंटिन्यूस डेटा में आपने उसके इंटरवल्स लिखे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। ये तो था हमारा सारा डेटा बेटा। अब हमने बेसिकली करना क्या है कि वो जो हमारा कलेक्टेड डेटा है, उसमें हमको उसकी सेंट्रल टेंडेंसीज निकालनी है। व्हाट आर सेंट्रल टेंडेंसीज? मीन, मीडियन एंड मोड। दीज आर 3 सेंट्रल टेंडेंसीज जो हम हर तरह के डेटा के लिए निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे चैप्टर में कैसे परस्यू करेंगे, पहले अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालेंगे, फिर डिस्क्रीट डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे, और फिर कंटिन्यूस डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे, और जितने भी मेथड्स हैं सबसे निकालेंगे। ओके, तो सेंट्रल टेंडेंसीज कैलकुलेट करने से ना पहले बेटा सबसे पहले देख लेते हैं कि इन सेंट्रल टेंडेंसीज का मीनिंग क्या है। सी, मीन। अब आप ये देखो, जब आपकी क्लास में टेस्ट होता है और आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है, तो उसमें एक लिखा होता है ना, एवरेज स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। यानी अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है तो एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है,
तो उस केस में एवरेज ज़्यादा होगा। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 में से 70 आ गए, टेस्ट पेपर बहुत ईजी था, तो 70 एवरेज मार्क्स हो गए, यानी कि मीन मार्क्स हो गए। पेपर बहुत टफ था तो एवरेज बच्चे के जो मार्क्स आए वो 50 थे, तो वो एवरेज मार्क्स हो गए 50, वो ही मीन है। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो मीन है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज हो रहा है कि एवरेज बच्चे के मार्क्स कितने आए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड किया मीन। तो ये तो हो गई फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि अफेक्ट होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, उसके हिसाब से एवरेज। मीडियन इज एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू, कि जो भी आपका डेटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखे हुए उसकी कौन सी वैल्यू मिडल वन है, दैट इज मीडियन। एंड मोड क्या है, जो मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी है ना। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मीडियन की मीन की बात करूँ, तो मीन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज एक्चुअली एवरेज वैल्यू, और वो जो कि फ्रीक्वेंसी से डिस्टर्ब होके कम या ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू सेंट्रल हो, नहीं, एवरेज वैल्यू है। मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। एंड मोड इज जो मैक्सिमम अकरिंग है, जो सबसे ज़्यादा अकर कर रहा है फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी मोड। और ये तीनों आपस में रिलेटेड होती हैं एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप में। लेकिन उस एम्पेरिकल रिलेशनशिप को हम तब पढ़ेंगे जब हम किसी डेटा के थ्रू मीन, मीडियन या मोड को एक बार पहले कैलकुलेट करना सीख लेंगे। ओके, अब देखो ये मुझे एक अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। सो क्योंकि ये अनग्रुप्ड है ना, तो ये सीरियल नंबर पे चलेगा। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे, एट्थ पे और 9। तो सीरियल नंबर 9 के हिसाब से हमारे पास ये डेटा आ गया। अब जो तीन सेंट्रल टेंडेंसीज हम निकालने वाले हैं, फर्स्ट है मीन, देन मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड। नाउ सी, मीन को तो आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ मीन, ओके। और अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज एन। अच्छा, अब आप ऐसा है, इसको थोड़ा और ढंग से भी लिखना सीख लेते हैं। बात इतनी सी ही है लेकिन राइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। देखो, आपको सम लेना है, सो दिस इज साइन ऑफ समेशन। फर्स्ट से लेकर, यानी आई एक वैल्यू हो गई है ना। देखो क्यों वैल्यू हो गई, जैसे सपोज आप एक्स आई लोगे, तो ये x1 होगा। x1 यहाँ पर क्या है, 2। x2 सेकेंड नंबर डेटा कौन सा है, 3। x3 थर्ड नंबर डेटा कौन सा है आपके पास यहाँ पर, 6 है ना। फोर्थ नंबर पे क्या है, 5। तो x4 को आप लोगे 5। इस तरह से करते करते आप x9 को लोगे क्या, 2। तो आप क्या कर रहे हो, आई को 1 से लेकर 9 तक लेकर जा रहे हो। तो बस मैंने वही लिखा है, आई इज इक्वल टू 1 to 9 सिग्मा एक्स आई। इसका यही मतलब है, अपॉन एन, है ना। अब आप इसको 9 भी लिख सकते हो। तो अगर मान लो मैं इसको और रिप्रेजेंट करना चाहूँ, आई इज इक्वल टू 1 से 9 एक्स आई, तो ये इसकी एक्सपेंशन होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल x9 अपॉन 9, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो राइट हैंड साइड है इसी की एक्सपेंशन है, ठीक है। बेसिकली आप इस ढंग से लिखना सीख लो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हमें कई बार बीच के कुछ ऑब्जर्वेशंस का भी मीन लेना पड़ता है। सो आप इसको अच्छे से समझ लो। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसका मीन कैलकुलेट करने वाली हूँ। सबका सम करो, 3 + 2 5, तो सबका सम है 35। 35/9 ये आ गया आपका मीन, ठीक है। अगर आपको ये स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आप इस स्टाइल से भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आप इसको डिवाइड कर दोगे, वो आपका आ जाएगा मीन। अच्छा, अब आ जाओ मीडियन पे। मीन कंप्लीटेड अनग्रुप डेटा। मीडियन में ना हमको सबसे पहले, मीडियन में सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अरेंज द डेटा।
अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करो। तो मेरे पास क्या डेटा है, मैं देख लेती हूँ। 2 मेरे पास 2 टाइम्स है, तो मैंने इसको पहले 2 2 लिख दिया। 3 है मेरे पास 3 टाइम्स, 1 2 3। फिर मेरे पास है 4 5 6 एंड 7, काउंट करें 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब देखो मीडियन आप कैसे निकालोगे। पहले हम इसका तरीका समझते हैं कि मीडियन क्या है। क्या सी, इधर से एक कट करो, 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 इधर से कट करो, इधर से कट करो, इधर से कट करो, इधर से कट करो। तो जो आपके पास ये वैल्यू बच गई ना, एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू, दैट इज मीडियन। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट वाइज। अब ज़रा इसी को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करें बेटा। देखो हमारे पास यहाँ पर n कितना है, 9, विच इज़ एन ऑड नंबर। तो जो इसका मीडियन होगा वो होगा n प्लस 1/2, टूथ टर्म, उस नंबर पर जो टर्म होगी वो मीडियन होगा। तो यहाँ पर 10/2th यानी कि 5th नंबर पर जो टर्म होगी वो मीडियन होगा। तो देखो वही आ रही है 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पर 5th टर्म क्या है, 3। सो 3 इज द मीडियन। अच्छा, अब ये तो हुई बेटा ऑड की बात। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती तो क्या करते, सी हम ऐसा करते हैं, इसमें इनको इवन बना देते हैं। 2 2 3, इसमें से हम एक 3 3 4, हाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, इतनी टर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास n यहाँ आ गया 6। अब कॉन्सेप्ट वाइज चलो बेटा, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा। अब आपके पास तो बीच में रह गई 2। तो अब मीडियन क्या हो, c। तो ऐसे ही अगर n इज इक्वल टू 6 इज इवन, तब जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखना मैं +1 कहाँ डाल रही हूँ, n/2th प्लस, अब यहाँ पर n/2 के साथ यहाँ पर +1 है, यहाँ होल के साथ है, इस बात का ध्यान रखना। 2th टर्म, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। n क्या है यहाँ पर 6, तो यानी कि 3rd टर्म प्लस 4th टर्म अपॉन 2। अब काउंट करो 3rd टर्म कौन सी है, 3। बाई चांस 4th टर्म भी 3 है, तो ये सेम भी हो सकती है, तो मीडियन भी हो गया इसका भी 3। अगर मान लो यहाँ 4 होती तो 3 + 4/2 3.5 मीडियन आ जाता। अच्छा, अब आ जाओ थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी, मोड। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं मोड कैलकुलेट करूँगी। यहाँ पर जो डेटा 2 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी लिख लो। और जो डेटा 3 है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम। 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, 7 भी एक बार है। मैक्सिमम अकरिंग डेटा इज मोड। जब आपको अनग्रुप डेटा दे रखा हो तो विच एवर इज मैक्सिमम अकरिंग इज मोड। बाई चांस हर बार यहाँ नंबर 3 ही आ रहा है ना, तो इससे कंफ्यूज मत होना, बाई चांस ही 3 सबका सेम आ रहा है। दिस 3 इज फॉर 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसका मोड भी हो गया 3। अब देखो आप ऐसे समझो जैसे आप किसी मार्केट में गए, शॉप पे गए और आपने कहा कि मुझे शर्ट्स दिखाना, किस में सबसे ज़्यादा रेंज है, तो उसने कहा 42 नंबर सबसे ज़्यादा बिकता है इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा वो है। तो मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है, 42 नंबर शर्ट की ना, दैट इज़ द मोड। तो मीडियन, मीन और मोड, अनग्रुप डेटा के तो ये हो गए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको ग्रुप डेटा में करेंगे, डिस्क्रीट पर भी और कंटिन्यूस भी। अभी की क्लास में इतना ही, बाय बाय।